हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? और अपनी फैमिली को ग्रो करो जल्दी ऑन यूट्यूब। ठीक है ना? अपने भाई को सपोर्ट करो यार थोड़ा। ठीक है? और दोस्तों को भी शेयर वगैरह कर दिया करो। ठीक है, बताओ थोड़ा। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का ये फोर्थ वीडियो। ठीक है, और ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इंट्रोडक्शन लिक्विडेशन का फॉर्मेट हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर वॉच कर लेना। फिर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है बेसिक सा। और आज दिस वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बारे में डिटेल में जानकारी देखते हैं। ठीक है ना? सो अपना हालचाल कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देखो होता क्या है। अब देखो क्या होता है कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, ठीक है ना, तो कोर्ट के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा क्या किया जाता है कि एक बाहर वाला पर्सन अपॉइंट किया जाता है, लिक्विडेटर। वो लिक्विडेशन का सारा काम करता है। ठीक है? उसको कंपनी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि कंपनी में कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटी हैं, ठीक है, किसको कितना कितना पेमेंट करना है, ठीक है ना, कौन कौन सी एसेट है कंपनी से, उसको सारा जानकारी नहीं है। तो क्या होता है कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो जब जिस डेट पर लिक्विडेटर अपॉइंट होता है ना, जिस डेट पर कंपनी जिस डेट पर कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, उस डेट से 21 दिन के अंदर में, उस दिन से 21 दिन के अंदर में, 21 डेज के अंदर में क्या होता है, कंपनी वालों को एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है। ठीक है? जिसमें जो कंपनी के अंदर वाले हैं वो स्टेटमेंट में अपनी सारी एसेट का जानकारी देंगे और सारे लायबिलिटीज़ का जानकारी देंगे। और सारे एसेट और लायबिलिटी का जानकारी जो स्टेटमेंट में देंगे, उस स्टेटमेंट को बोला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और ये जो जानकारी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये लिक्विडेटर को दिया जाएगा, तभी लिक्विडेटर को पता चलेगा कि कंपनी में क्या क्या है, क्या क्या बेचना है, किससे किससे पैसा लेना है, क्या क्या और किसको किसको पेमेंट करना है। ठीक है ना? इसमें वो सारी एसेट और लाइबिलिटीज़ का जानकारी होता है इन वेरी मच डिटेल में। ठीक है? जो कंपनी के अंदर वाले मेंबर बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह बना के देते हैं। ठीक है? तो चलिए इसको देखते हैं कि अब इस क्वेश्चन को, मतलब कि इस जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, तो अपने आप को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना कि हम कंपनी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है ना? किसको? लिक्विडेटर को। ये स्टेटमेंट बना के लिक्विडेटर को दे दिया जाएगा। ठीक है? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देखो होता कैसे कैसे है। तो सबसे पहले पर्टिकुलर ये फॉर्मेट है, थोड़ा सा लंबा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है लेकिन। ठीक है? सबसे पहले इधर अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट के कॉलम में ईआरबी आएगा, ईआरबी यानी कि एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर ईआरबी नहीं लिखेंगे, पूरा पूरा लिखेंगे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू इसलिए क्योंकि अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह बना रहे हैं इस स्टेटमेंट को, तो पता नहीं है कि उनको कि ये जो पर्टिकुलर एसेट है वो कितने में बिकेगा। ये इनका अनुमान है कि इतने में बिक जाएगा। ठीक है? एस्टिमेटेड है इतने में बिक जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले वो सारे एसेट को लिखते हैं जो फ्री एसेट हैं। फ्री एसेट कहने का मतलब किसी को गिरवी नहीं दिए हैं। अब बाइफरकेट करके दिखाते हैं पूरे जानकारी को डिटेल में कि हमारे पास इतने सारे एसेट हैं, इतने सारे एसेट में से ये एसेट को पहले लिखेंगे जो एसेट फ्री है एकदम, किसी को गिरवी नहीं दिए हैं। ठीक है ना? तो उस एसेट को बोलते हैं एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ठीक है? एज पर लिस्ट ए। अब लिस्ट ABCD नाम दे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, वो सारे एसेट जो प्लेज नहीं है, गिरवी नहीं दिए गए हैं। ठीक है ना? वो सारे एसेट को पहले लिखेंगे। ठीक है? ये फॉर्मेट है, हमें ऐसे ही वर्क करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले इसमें कंपनी में बहुत सारे एसेट होते हैं, कुछ एसेट के नाम मैंने लिखा हुआ है, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है? और भी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, वगैरह वगैरह, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और एसेट सारे हो सकते हैं एज पर क्वेश्चन। ठीक है? वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। और कॉल इन अरियर को हमें यहीं लिखना है। ठीक है? कॉल इन अरियर का वो अमाउंट जो हमें मिल सकता है, लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कंपनी के मेंबर को, कि कॉल इन अरियर का वो अमाउंट जो मिल सकता है, उसको हमें यहाँ लिखना है। ठीक है ना? लिस्ट ए में लिखना है। ठीक है? फिर इसका हमें बाहर निकाल देंगे टोटल करके। उसके बाद लिस्ट बी में उन सारे एसेट का डिटेल देंगे जो हमने गिरवी रखा हुआ है। क्या क्या हुआ है? जो हमने किसी को गिरवी रखा हुआ है। लेट्स सपोज कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है, बैंक लोन इशू किया है, और बैंक लोन लिया हुआ है, या फिर कहीं से और लोन वगैरह लिया है, तो उसके बदले हो सकता है कोई एसेट गिरवी दिया हो उनको, तो वो सारे एसेट का जानकारी लिस्ट बी में देंगे। तो इस टाइप से कैसे करेंगे इसमें?
सबसे पहले एसेट का नाम लिखेंगे, जो गिरवी एसेट है वो, उसका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कि वो कितने में बिक सकता है वो। उसके बाद जो उस एसेट के अगेंस्ट में हमने जो लोन लिया हुआ है, यानी कि मतलब जब हमने लोन लिया हुआ है उसका अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर एसेट को गिरवी दिए है ना जिस पर्सन को, उससे कितना लोन लिया है उस अमाउंट को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल मान लेते हैं, एसेट है मान लो लैंड है, ठीक है, उसका 1 लाख का बिकने का चांस है, ठीक है, एक एग्जांपल की तरह। और सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर से हमने 50,000 का उधारी लेकर रखा है, मतलब 50,000 का लोन लिया हुआ है, और हमने उनको क्या किया हुआ है, लैंड गिरवी दिया है, और लैंड का हमें लगता है कि 1 लाख में बिक जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर 1 लाख में बिकेगा तो 50,000 का यहाँ पर सरप्लस आएगा, ठीक है। तो इस सरप्लस वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है ना। और अगर मान लो कि लैंड जो है या कोई और एसेट है, ठीक है, वो लगता है लैंड के अलावा कोई और एसेट है, वो अगर गिरवी दिए हैं, ठीक है, अगर मान लो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, 50,000 हमने लोन लिया है, उसकी बिकने की वैल्यू मान लो 40,000, तो 10,000 का यहाँ पर जो लोन लिए हैं उनको नहीं दे पाएंगे उस पर्टिकुलर एसेट से, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पर एस्टिमेटेड या रियलाइज वैल्यू कम आ जाता है, लेट सपोज कि 40,000 आ जाता है, ठीक, तो 40,000 वैल्यू लगता है कि उसको बेचने से मिलेगा, एसेट को बेचने से मिलेगा, और लोन है 50,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 का तो नुकसान हो गया ना, 10,000 का नुकसान हो गया। मतलब नुकसान कैसे हुआ कि उस पर्टिकुलर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो 50,000 का लोन है, उसको 50,000 पैसा मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिल रहा है केवल 40,000 इस एसेट को बेचने से, ठीक है। तो 10,000 का जो यहाँ पर उसको नुकसान हो रहा है उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा, जो बाकी पैसा बच जाएगा उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जब पेमेंट करने का टाइम आएगा ना तब उसको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो डेफिशिएंसी जितना भी आएगा रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड, उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। तो एसेट का सबसे पहले नाम लिखेंगे, जो गिरवी एसेट है उसका ईआरवी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कितने में बिक सकता है। उसके बाद क्रेडिटर से हमने कितना लिया है वो, ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर, और अगर कुछ कमी हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाता है तो उसको अनसिक्योर्ड, और बाकी जो सरप्लस होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद लिखेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, और जो ये सरप्लस आएगा ना, इस सरप्लस का क्या नाम दिया जाएगा, एस्टिमेटेड सरप्लस। जो इस एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड एसेट है उससे जो सरप्लस आया है तो उसको यहाँ लिखेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। जो एसेट हमने स्पेसिफिकली गिरवी दिया है उससे कितना सरप्लस आया है, तो ये जो 50,000 है इसे 50,000 को यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला था टोटल करके लिखे थे, और ये जो टोटल लिस्ट बी वाला है उसको टोटल करके लिखेंगे। और जो टोटल अमाउंट आया, अब देखो फ्री एसेट हमने यहाँ सारे कर दिए, और जो गिरवी वाले एसेट थे यहाँ सारे एसेट हमारे खत्म हो गए, तो टोटल एसेट तो हम बेच दिए, तो टोटल एसेट का अमाउंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इस टोटल एसेट को अमाउंट को क्या बोला जाएगा कि एस्टिमेटेड टोटल एसेट, यहाँ पर एस्टिमेटेड होगा, ठीक है ना। एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स जो अवेलेबल फॉर किसके किसके लिए है, एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए है, डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए है, ठीक है ना। ये जो एसेट का पैसा आया है इससे किनका किनका पेमेंट किया जाएगा, तो इनका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट किया जाएगा सबसे पहले, ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब एसेट सारा बेच दिए, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर देना है कि ग्रॉस एसेट का समरी देना है कि एक्चुअल में टोटल ग्रॉस एसेट हमने यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर हमने नेट एसेट निकाला हुआ है लिस्ट बी में, लिस्ट बी में हमने नेट एसेट निकाला हुआ है। टोटल उसका क्या हुआ है देखो, यहाँ पर लैंड 1 लाख में बिका, 50,000 उसका वो था, क्रेडिटर से लिया हुआ था, तो 50,000 ही हमने यहाँ पर लिखा ना, 50,000 ही हमने यहाँ पर सरप्लस का अमाउंट लिखा है, ये 50,000 वाला यहाँ। लेकिन उसका तो टोटल 1 लाख ग्रॉस एसेट का अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एसेट तो बेच बिका गया है 1 लाख में ना, ठीक है। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल उसका बिकने का वैल्यू तो 1 लाख ही है। तो उस केस में हमें यहाँ पर थोड़ा सा अलग से समरी देना पड़ता है कि टोटल कितने में बिका है, ठीक है, कितने में बिकेगा या बिका है जो भी है। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, कि जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है उसका टोटल ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, तो वो यहाँ लिखेंगे। ग्रॉस का मतलब, कहने का मतलब ये जो 1 लाख में जो बिकने का चांस है 1 लाख में, इसी 1 लाख को यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है ना, 1 लाख। और बाकी अदर एसेट कौन से, लिस्ट ए वाले, टोटल लिस्ट ए का जितना टोटल होता है उसको यहाँ लिखेंगे, और उसको इनर साइड में ही ग्रॉस करके दिखाएंगे कि टोटल ग्रॉस एसेट हमारा कंपनी का इतना है, ठीक है ना।
उसके बाद जो हमने यहाँ पर क्लोज़ किया था, उसी को हमें यहाँ पर फिर से उतारना है, कॉपी करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किए थे, यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेना है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है कि एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज पूरा पूरा लिखना, एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो अमाउंट आएगा उसी को यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद ये सारे जो अवेलेबल पैसा है इससे अब पेमेंट किया जाएगा लायबिलिटी वालों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ग्रॉस वैल्यू इधर लिखेंगे, लायबिलिटी का ग्रॉस वैल्यू इधर वाले कॉलम में, और जो पेमेंट होगा इधर वाले कॉलम में। अब देखो लायबिलिटी जो है, एक लायबिलिटी हमारा ऑलरेडी पे हो चुका है, ठीक है। लिस्ट बी में अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो ऑलरेडी पे हो चुका है। यहाँ पे होने के बाद जो पैसा बचा वही तो आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ ना। 1 लाख में अगर मान लो बिकता है और 50,000 का उसका लोन था, तो वो ऑलरेडी यहीं पर पे हो चुका है, तो बाकी जो पैसा बचा वही कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो ये जो ऑलरेडी पे हो चुका है, एक लायबिलिटी ऑलरेडी पे हो चुका है, उसका हमें सबसे पहले जिक्र करना पड़ेगा कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, जो लिस्ट बी वाला, उसका जो है वो कवर हो चुका है ऑलरेडी। तो कैसे लिखेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी टू द एक्सटेंट टू विच क्लेम्स आर एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड। क्लेम जो है उनका वो कवर हो चुका है बाय द एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है वो उससे जो है उनका क्लेम कवर हो चुका है। तो जितना कवर हुआ है उसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हमेशा नील आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब उनका पेमेंट यहाँ नहीं करेंगे, जो बचा होगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा, और उनका जितना कवर हो चुका है वो वाला अमाउंट यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का बारी आता है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट सी, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को वेरी मच डिटेल में इन द वीडियो नंबर 2। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट यहाँ करेंगे और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट यहाँ होगा, यहाँ टोटल हमारा एसेट था उसमें से इसको पे किया जाएगा, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट इधर भी लिखेंगे। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करने के बाद जो अमाउंट बचेगा यहाँ पर, उस अमाउंट को क्या बोला जाएगा, उस अमाउंट का नाम होगा एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज, डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर यहाँ पर पे हो चुका है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का नाम हट जाएगा। तो कौन कौन बचा है अब, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करने के बाद डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, दो लोग बचे हैं, तो इनके लिए ये पैसा अवेलेबल है, ठीक है ना। एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब यहाँ पर पैसा डिबेंचर होल्डर के लिए, तो नेक्स्ट बारी किसका आएगा, नेक्स्ट टर्म आएगा डिबेंचर होल्डर का। तो लिखेंगे डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज लिस्ट डी, एज पर लिस्ट डी। डिबेंचर होल्डर को लिस्ट डी में जितने भी क्रेडिटर है जो फ्लोटिंग चार्ज वाले हैं, ठीक है ना। फ्लोटिंग चार्ज अगर मान लो डिबेंचर में नहीं लिखा है तो वो डिबेंचर ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग चार्ज ही होता है, और डिबेंचर के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली वो फ्लोटिंग चार्ज होता है। और डिबेंचर के अगेंस्ट अगर कोई सिक्योर्ड मॉर्गेज लिखा है तो फिर उसको लिस्ट बी में ही डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर और कोई क्रेडिटर है जिसके ब्रैकेट में लिखा है कि फ्लोटिंग चार्ज सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, तो वो लिस्ट डी में आएगा। जितने भी फ्लोटिंग चार्ज वाले क्रेडिटर होते हैं वो लिस्ट डी में आते हैं, ठीक है ना। तो इनका पेमेंट इधर होगा और इनका अमाउंट को इधर लिखा जाएगा, मतलब इधर और इधर दोनों साइड लिखा जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचा है उसमें से डिबेंचर होल्डर वालों को पे करने के बाद जो पैसा बचेगा उसको बोलेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स डिबेंचर होल्डर। अगर पैसा प्लस में आता है तो एस्टिमेटेड सरप्लस आएगा, अगर पैसा निगेटिव में आता है, मान लो पैसा बचा था 10,000, ठीक है, और डिबेंचर होल्डर का अमाउंट है 20,000, तो 20,000 पे तो नहीं कर पाएंगे, तो 10,000 निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमें माइनस करके ही दिखाना है, टोटल माइनस करते ही जाना है। यहाँ पर एस्टिमेटेड चल रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर एस्टिमेटेड है, तो हमें दिखाना है कि निगेटिव 10,000, तो एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी के पैसा कमी पड़ गया यहीं से, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स डिबेंचर होल्डर्स। अब डिबेंचर होल्डर्स के बाद किसका टाइम आएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है लिस्ट ई, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई, ठीक है ना। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई, लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट लिखेंगे कितना है। उसके बाद लिस्ट बी वाला अगर कोई डेफिशिएंसी होगा, ठीक है ना, लिस्ट बी वाला यहाँ देखोगे जरा, ये देखो लिस्ट बी में अगर कोई डेफिशिएंसी आएगा तो इस डेफिशिएंसी को ऐड कर दिया जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाके, ठीक है ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में। उसके बाद कोई अगर अनक्लेम डिविडेंड है तो यहाँ आ जाएगा, और कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है जो लगता है कि हमें पे करना पड़ सकता है,
तो उस केस में यहाँ पर लिखेंगे और टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इधर लिखेंगे और टोटल इधर भी लिखेंगे, दोनों साइड लिखेंगे। उसके बाद अब पे करना है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट से इसको माइनस करेंगे तो जो आएगा अमाउंट उसको बोलेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स। अगर माइनस में आएगा तो एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी और प्लस में आएगा तो एस्टिमेटेड सरप्लस। और ये जो अमाउंट आएगा वो इसको चेक करने का एक और तरीका है कि सही है कि गलत है। इधर का ग्रॉस टोटल करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ग्रॉस लायबिलिटी का टोटल करेंगे, इधर से ग्रॉस लायबिलिटी का टोटल करेंगे, ठीक है। और इस ग्रॉस एसेट से इस ग्रॉस लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो जो यहाँ पर ये वाला अमाउंट आया है ना, ये वाला अमाउंट मैच करेगा, ये अमाउंट हमेशा मैच करता है, ठीक है ना। इसके बाद ये अमाउंट हो गया, मैच कर गया। अब क्रेडिटर वालों को पे हो गया। अब देखो लास्ट में अगर पैसा बचता है या नहीं बचता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमें लास्ट तक बनाना ही है, ठीक है ना, लास्ट बनाना ही है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है यहीं तक बनाने के लिए तो फिर रुक जाओ उस केस में, लेकिन नॉर्मली पूरा करते हैं। उसके बाद अब पैसा जो है अब किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। तो इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल में सबसे पहले होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ इतना ईच जो भी रहेगा, मान लो 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर जो है वो लिस्ट एफ में आ जाता है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई में था, ई के बाद लिस्ट एफ में प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ जाएगा, उसका अमाउंट को लिखेंगे। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, लिस्ट एच जी में आ जाएगा, ठीक है ना, ई एफ जी लिस्ट जी में आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, टोटल अमाउंट ये लिखेंगे। उसके बाद प्लस में आएगा तो एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स मेंबर लिखेंगे, अगर निगेटिव में आता है तो एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स मेंबर्स, और जो इस अमाउंट को बोला जाएगा वो बोला जाएगा एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी, ठीक है। और ये कौन सा लिस्ट के हिसाब से, लिस्ट एच के हिसाब से आएगा, ठीक है। मतलब कि इसका नाम जो है वो लिस्ट एच में दिखाना है। लिस्ट एच का अलग से डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट भी बनता है जो कि डिटेल में शो करता है कि ये किस हिसाब से, मतलब किस टाइप से आया है, ठीक है ना। तो ये रहा। और एक नोट डाल देना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के बाद कि अबव स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज सब्जेक्ट टू कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग अप। मतलब कि जो ऊपर का जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया गया है उसमें अभी कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग अप यानी कि लिक्विडेशन एक्सपेंस को ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। लिक्विडेशन एक्सपेंस भी आगे होगा, ठीक है। तो ये रहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो कि काफ़ी ठीक तरीका है, मतलब काफ़ी सिंपल है, इजी है समझने के लिए, कोई ज़्यादा नहीं है। फॉर्मेट बेस्ड है, फॉर्मेट को अगर एक दो बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा, और क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें तो याद हो ही जाएगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा वर्डिंग ही है, बाकी अमाउंट तो भर ही लोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये रहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसको अगर फिर से एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में तो देखो एकदम, वो एसेट जो फ्री है उसको यहाँ लिखना है, उसके बाद जो एसेट मॉर्गेज है गिरवी दिया गया है उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद टोटल एसेट यहाँ आ जाएगा जो कि अवेलेबल होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड क्लोज कर देना है। उसके बाद ये वाला टोटल एसेट, और यहाँ पर एसेट बी का जो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है इसका, और यहाँ पर इनका टोटल करके दिखाएंगे समरी ऑफ ग्रॉस एसेट में। समरी ऑफ ग्रॉस एसेट में दिखाएंगे कि जो ग्रॉस एसेट है वो कितना है। तो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड वाला लिखेंगे उस सबसे पहले, उसके बाद अदर एसेट लिस्ट ए वाला का, उसके बाद ग्रॉस एसेट कर देंगे। उसके बाद सेम यहाँ पर सेम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, अमाउंट का। उसके बाद लाइबिलिटी का पेमेंट करना शुरू करेंगे। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर सबसे पहले लिस्ट बी में ही पे हो जाता है, तो उसको दिखा देंगे, इधर नील रहेगा, इधर अमाउंट आएगा जितना सिक्योर्ड, जितना कवर हो चुका है। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट सी, उसके बाद डिबेंचर होल्डर लिस्ट डी और सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट डी। इन सबको पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स, ठीक है। प्लस में आएगा तो सरप्लस, नेगेटिव में आएगा तो डेफिशिएंसी, तो पता चली जाएगा। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का टाइम आएगा। तो सबसे पहले इशूड एंड कॉल्ड कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको बोलेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स मेंबर, जो कि लिस्ट एच में सौंप दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हमें करना है, बहुत सिंपल से है, ईजी से है। तो ये लिक्विडेशन ऑफ कंपनी ऑलरेडी, तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का हमने डिटेल में देखा, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो कि वेरी सिंपल ईजी है। सो मिलते हैं, टिल देन जय हिंद।